हेलो फ्रेंड्स। सो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगभग अपने हाई से 40%, 50%, 60% तक करेक्टेड है, लेकिन अभी हमारा फोकस उन स्टॉक्स पे या फिर उन बिजनेसेस पे नहीं जा रहा है। जैसे ही वो भागेंगे, और ये सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की आदत होती है, जैसे ही स्टॉक्स भागना शुरू होता है तब हमें लगता है अरे यार ये तो मिस हो गया, इसको पकड़ते हैं पकड़ते हैं पकड़ते हैं। और हमेशा भागते हुए स्टॉक को पकड़ने के चक्कर में हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है मार्केट मैनिपुलेटेड है, कोई तो मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रैप हो गए हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन हमारा अप्रोच एक्चुअली में भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की बजाय हमें देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक या बिजनेस रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, और अगर हमें वो बिजनेस अच्छा लगता है तो हम उसको जब भी वो रीजनेबल प्राइस पे आए हम थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़े। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ऐसे आपको 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 एक साल पहले भी लगभग 17,500 के आसपास था, और एग्जैक्टली वहीं पे ये आज भी है, यानी कि सिर्फ 3% का चेंज है और ये वहीं पे है। इसने कई बार अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगाया, यानी कि ये कंसोलिडेशन फेज में है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडेक्स हमेशा एक फेज उसका आता है जब वो तेजी से आगे बढ़ता है, दूसरा उसका फेज आता है जब वो कंसोलिडेट होता है, और उस कंसोलिडेशन वाले फेज में हमें एक्यूमुलेट करना होता है उस स्टॉक्स को, उन बिजनेसेस को। तो आपने यहाँ पे देखा कि इंडेक्स तो हिला ही नहीं है, इंडेक्स तो वहीं का वहीं है साल भर से, बस अप डाउन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये 1 साल का व्यू हो गया, ज़रा 5 साल का व्यू देखते। 5 साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको 70% डायरेक्ट इंडेक्स में ही मिला है, और ये कंसिस्टेंटली मूव करते जा रहा है। तो ये रैली आने के बाद अब ये कंसोलिडेशन वाला फेज यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। तो जहां पे इंडेक्स जरा भी हिला नहीं है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से लगभग 40-50% तक अभी भी करेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टॉक आपको बताने वाला हूं जो ऐसे ही पावरफुल स्टॉक्स हैं, लेकिन अपने हाई प्राइस से अभी भी लगभग 40 से 50% करेक्टेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टॉक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। इसका हाई जो है वो लगभग 5,400 का है, और वहाँ से ये करेक्ट होते 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 अब ये 3,800 में मिल रहा है। अब ज़रा इसका लॉन्ग टर्म का एक बार बिजनेस देखते हैं। तो इसका ज़रा मैं ओपन करता हूँ। तो ये बिजनेस देखो, कंसिस्टेंटली इसका बिजनेस ऊपर जाते जा रहा है, कंसिस्टेंटली। तो बिजनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना। यहाँ पे 1-2 क्वार्टर में गिरावट है, बट नेट लॉन्ग टर्म के हिसाब से दिस बिजनेस इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग। ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे ये बिजनेस का प्रॉफिट लगभग 500 करोड़ का हुआ करता था 2011 में, और आज बढ़ते बढ़ते इसका बिजनेस लगभग 3,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुका है। इसका बिजनेस लगातार सेल्स ग्रोथ 17% से कंपाउंड हो रही है पिछले 10 सालों से, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% से कंपाउंड हो रही है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर इतना गिरे होने के बावजूद भी 21% का सीएजीआर है। 21% का, अमेजिंग है। अगर कोई आपको 21% का सीएजीआर दे रहा है लगातार 10 साल तक, आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। तो ये कौन सा बिजनेस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये निफ्टी 50 का एक बहुत ही मजबूत कंपनी डिवीज लेबोरेटरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, डिवीज लेबोरेटरी, इसका लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और ये अपने हाई से लगभग 30-35% तक डाउन है। सो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि यार मुझे फार्मा इंडस्ट्री अपने पोर्टफोलियो में रखनी है, तो आप इसको अपनी हिट लिस्ट में रख सकते हो, और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। नाउ द स्टॉक नंबर 2। तो ये स्टॉक नंबर 2 है। आप ये भी देख सकते हो लास्ट 1 साल में ये भी अपने हाई से, जहां पे इंडेक्स वहीं का वहीं है, लेकिन ये अपने हाई से लगभग 50-60% डाउन है। 50-60%। अब जरा इसका बिजनेस देख लेते हैं, क्या इसका बिजनेस भी डाउन है इसी तरीके से। ये देखो, बिजनेस में तो कोई डेंट मुझे नहीं लग रहा है, एटलीस्ट बिजनेस फ्लक्चुएट होते हुए धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे ये 3 क्वार्टर से डाउन है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस खराब है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये बिजनेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ज़रा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। हाँ, तो आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 2011 में इसका 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था इस बिजनेस का, और आज लगभग 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज कर रही है कंपनी। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगभग 10% से कंपाउंड कर रहा है पिछले 10 सालों से, 15% से प्रॉफिट कंपाउंड कर रहा है, 15-16% से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर लगभग 20% से कंपाउंडिंग है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के ऊपर कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। जरा इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं।
हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स एकदम बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं, लगभग 73%, 10% के करीब FIS होल्ड करते हैं और 10% के करीब DIS, सिर्फ 3 से 5% पब्लिक होल्ड करती है। यानी ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप अपने हिट लिस्ट में इसको रख सकते हो। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है वो नाम क्विकली देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम मैं बात कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस की। ये गोल्ड लोन के बिजनेस में है। रिसेंटली कुछ बैंक्स, जब ये बैंक का पूरा क्लीनअप हुआ NBFC सरकारी बैंकों का खास करके, तो काफ़ी सारे बैंक गोल्ड बिजनेस में एग्रेसिवली उतर रहे हैं। उसकी वजह से इसको कंपटीशन देखना पड़ रहा है, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इसके बिजनेस में। ये थर्ड स्टॉक है। आप ये भी लास्ट 1 ईयर का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टॉप से लगभग 40+% करेक्ट हो चुका है, जहां पे इसका हाई 7000 हुआ करता था और अब लगभग 4000 के भी नीचे आ चुका है। ज़रा इसका बिजनेस एक बार देख लेते हैं। क्या सेल्स का डेटा कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स का डेटा तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऊपर जा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। उल्टा हाईएस्ट सेल्स अभी इसने दर्ज किया था पिछले क्वार्टर में। ज़रा प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, क्या इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ गया है? तो 2011 में ये 60 से 65 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी ये कंपनी, और देखते देखते अब लगभग 1500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करे। ये थोड़ा एक्सेप्शनल नंबर है, तो आप इसको इग्नोर करो, ये एक्सेप्शनल नंबर है एक्चुअली, तो इस पे हमें फोकस नहीं करना। ये इनका अभी कुछ कंपनियों का इसकी एक सब्सिडरी कह सकते हो, या फिर जिसमें इसका स्टेक था वो लिस्ट हुई थी, वहाँ से इसको पैसा मिला है, इसकी वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा दिख रहा है। बट लगभग अगर आप ट्रेंड देखोगे तो 500-600 करोड़ का तो प्रॉफिट ये आराम से दर्ज कर रही है। तो पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना इसने अपना प्रॉफिट दर्ज किया। ज़रा शेयर होल्डिंग और हाँ, सेल्स ग्रोथ वाइज अगर आप देखोगे 15% का 10 साल से सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 40% से ऊपर है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और वहीं CAGR की ग्रोथ अगर आप देखोगे, स्टॉक प्राइस CAGR लगभग 27% से मूव होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के ऊपर ऑलवेज मेंटेन्ड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो 40% लगभग प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 30-32% FIS, देन 16% DIS, पब्लिक सिर्फ 10 से 12% इस कंपनी का होल्ड करती है। ये कंपनी कौन सी है मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है InfoEdge, यानी कि Naukri.com। तो अभी ये नीचे है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जब ये फिर भागना शुरू होगा तो फिर से रिटेल इन्वेस्टर को पसंद आना शुरू होगा। और बाय द वे वो जो 12,000 करोड़ का प्रॉफिट है वो जोमेटो में इसका स्टेक है, जो कि अभी आई थिंक जो IPO आया था उससे इनको उसमें ऐड हुआ है। एंड नंबर 2, पॉलिसी बाजार में भी इनका स्टेक था 20% के करीब, तो उसमें भी इन्होंने डाइल्यूट किया जैसे IPO आया, तो वहाँ से वो एक्चुअली वो 12,000 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक। सो ये नेक्स्ट स्टॉक है, आप ये देख सकते हो इसका हाई जो है वो लगभग 4,000 के आसपास है, और वहाँ से गिरते गिरते लगभग 30% ये गिर चुका है और 3,000 के आसपास मिल रहा है। अच्छा, इसका ज़रा सेल्स का डेटा देख लेते हैं, क्या इसके सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सेल्स तो बहुत ही बढ़िया बढ़ते जा रहा है। अच्छा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है? तो ये रहा प्रॉफिटेबिलिटी। 2011 में ये कंपनी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी और अब 40,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती है। कंसिस्टेंटली इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। ज़रा सेल्स का ग्रोथ अगर आप देखोगे 10-15% से ऊपर मेंटेन्ड है, प्रॉफिट का ग्रोथ लगभग 10% के आसपास मेंटेन्ड है। स्टॉक प्राइस CAGR 10 साल से 17% से मेंटेन्ड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर मेंटेन्ड है। ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न क्विकली देख लेते हैं। तो अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर 72% होल्ड करते हैं, 13% FIS, 8% DIS, सिर्फ 5% पब्लिक होल्ड करती है। और ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है, समझ लो कि एक सोने की मुर्गी, और कंपनी का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब सोचो ये कंपनी अगर 30% अपने हाई से डाउन है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आगे का इसका, अब चूंकि इनका मेन रेवेन्यू US से और यूरोप से आता है, और US और यूरोप में जो इन्फ्लेशन के इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं उसकी वजह से लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि इनका बिजनेस इससे गिरेगा। जबकि हाल ही में एक्सेंचर का नंबर आया है और एक्सेंचर का नंबर उतना खराब नहीं आया है, और वर्स्ट केस में अगर खराब भी आता है तो भी 1-2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर बाद वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड से डिजिटाइजेशन कहीं जा नहीं रहा है कि वर्ल्ड से डिजिटाइजेशन चला जाएगा। उल्टा हम तो 5G लॉन्च कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड 5G को और पुश कर रहे हैं, और हम डिजिटाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिजिटल कंपनियां, IT की कंपनियां कहीं नहीं जा रही। उल्टा आपको अगर ये रीजनेबल भाव में, अगर आपको लगता है कि यार ये रीजनेबल भाव है, मुझे धीरे धीरे इसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको TCS जैसी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो फिर आई थिंक फिर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। नाउ द लास्ट कंपनी
ये रही लास्ट कंपनी, और लास्ट कंपनी पे अगर आप देखोगे इसका जो हाई है वो लगभग 2200 का है और अभी लगभग ये 1800 पे चल रहा है, तो लगभग 20% डाउन है अपने टॉप से। ज़रा इसका क्विकली सेल्स का डेटा देख लेते हैं। तो ये रहा सेल्स का डेटा, देखो कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स तो इसका आराम से बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा बिजनेस में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ज़रा इसका ईयरली प्रॉफिट वगैरह भी देख लेते हैं। अगर आप इसका ईयरली प्रॉफिट वगैरह भी देखोगे, 1500 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी ये कंपनी 2011 में, और आप देखते देखते लगभग 12,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करी, यानी लगभग 8 से 9 गुना हो चुकी है। सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल से 15% से कंपाउंड हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 20% से कंपाउंड हो रहा है, स्टॉक प्राइस CAGR 20% से मूव कर रहा है पिछले 10 सालों से, और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% के आसपास मेंटेन्ड है। ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे 25% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIS 40% होल्ड करते हैं, DIS 17% होल्ड करते हैं, पब्लिक 16% होल्ड करते हैं। और कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। सो अगर आप एक अच्छा बैंक ढूंढ रहे हो, HDFC आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी लेकर के धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और एक मैं आपको बोनस स्टॉक दिखाना चाहूँगा 101%, और वो बोनस स्टॉक है वैभव ग्लोबल। बहुत ज़्यादा रिस्की है, सुपर रिस्की, सुपर 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 रिस्की स्टॉक है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक का अगर आप ये डेटा देखोगे, सबसे पहले तो ये देखो, ये अपने टॉप से लगभग 60-70% करेक्टेड है। जहाँ इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 800-900 हुआ करता था, अब ये 300 के आसपास आ गया। एक्चुअली 800-900 नहीं, उसके भी पहले अगर हम देखें ना, मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो लॉन्ग टर्म चार्ट, तो ये हमेशा ऐसी चलती है, एकदम बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, फिर 90% नीचे, फिर बहुत तेज़ी से ऊपर, फिर 90% ऊपर नीचे, फिर उसके बाद बहुत तेज ऊपर, 1000 का इसने हाई लगाया और फिर से नीचे आ गई 300 पे, यानी 70% डाउन हो गई। तो ये ऐसे ही चलती है। लेकिन अगर इसका बिजनेस अगर आप देखोगे, ये देखो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स धीरे धीरे बढ़ी रही है इस कंपनी के। ज़रा प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं। हाँ, 2011 में ये कंपनी लगभग 40 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करती थी, और ये बढ़ते 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 अब लगभग 250 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी दर्ज कर रही है। सेल्स ग्रोथ लगभग 15-16% से है, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 10-12% से है, CAGR लगभग 30% के आसपास मूव कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है। ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ हाईलाइट करने लायक है? तो आंसर है नहीं। प्रमोटर्स लगभग 57-58% होल्ड करते हैं, 10% FIS, DIS 18% एंड पब्लिक लगभग 12% इस कंपनी की होल्ड करती है। ये वैसे ये ज्वेलरी वगैरह में है। तो मैं आपको ये कंपनियां क्यों दिखा रहा हूँ? ये कंपनियां मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो, आपकी जो लिस्ट है, आपकी कुछ तो लिस्ट आपने बनाई होगी ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि यार ये मेरी लिस्ट है, अगर ये रीजनेबल भाव पे मिलेंगे तो मैं इनको ले लूँगा। तो आपकी अगर लिस्ट में से इनमें कोई स्टॉक है तो आप इनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हो। यही टाइम होता है जब आप एक्यूमुलेट करते हो, जब वो गिरे होते हैं। सिर्फ भागते हुए को हर बार पकड़ने जाओगे कि ये हाई बन रहा है, अभी अडानी भाग रहा है, कल को कोई और भाग रहा है, परसों कोई और भाग रहा है, और सिर्फ आप सोच रहे हो इसको पकड़ लेता हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। पैसा तभी बनेगा जब आप एक रीजनेबल भाव पे स्टॉक्स को लेकर के शांति से बैठ जाओ। उसका टेंशन मतलब नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, ये इसका काम है, ये इसका बिहेवियर है, ऐसे ही ये बिहेव करता है, और ऐसे ही बिहेव करते करते ये पैसा बना करके देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सारे स्टॉक्स का जो मैंने आपको बताया, ज़रा इनका 5 साल का चार्ट ओपन करके देखो। आप कोई भी स्टॉक इनमें से आप पिकअप करो, 5 साल का चार्ट ओपन करके देखो, आपको हर स्टॉक ग्रीन में ही मिलेगा। कोई 100% रिटर्न, कोई 200% रिटर्न, कोई 300% रिटर्न, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट, दिस इज हाउ यू क्रिएट योर वॉच लिस्ट, एंड जब भी आपको मौका मिले आप इन्वेस्ट करते हो। बाय द वे, अगर आपको फिर भी इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो मत इन्वेस्ट करो। अब रिजल्ट आने वाला है, आई थिंक 8 या 10 अक्टूबर से रिजल्ट चालू हो जाएंगे। आप रिजल्ट देख लेना इन कंपनियों का, अब 2 ही 4 दिन रिजल्ट रह गया है। जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, देख लो, जिसका रिजल्ट अच्छा आता है उनमें आप धीरे धीरे पोजीशन बनाओ, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता उनमें अगर आपको लगता है और वेट करना चाहिए तो आप वेट कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।